ईयर के अंदर आए हैं एमसीक्यू। आज आपको सारे के सारे एमसीक्यू प्रश्न कराएंगे। कुछ आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि कल थ्योरी में आपने नहीं किए थे, ठीक है, वो भी पूछे गए हैं। और कुछ आप ही जो कल थ्योरी में किए थे उसके बिहाफ पर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं पेपर के अंदर, उन प्रश्नों को निपटाने का काम करेंगे। टोटल करीबन अभी आपको बताया टोटल कितने प्रश्न हैं। टोटल 40 के करीब प्रश्न है। 40 के 40 आपके इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो मैं आज प्रश्न कराऊंगा 40 के 40 ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, जो आपने कल चैप्टर कराया उस चैप्टर के अंदर से भाई, ठीक है। तो आज आप इन सारे एमसीक्यू को निपटाएंगे, अच्छे से विस्तार पूर्वक समझेंगे, कुछ नए प्रश्न कुछ पुराने, ठीक है भाई। हाँ, और आज की क्लास प्राइवेट हो जाएगी, यूट्यूब से हट जाएगी, अभी लाइव फ्री चलेगी, उसका इसको हटा दिया जाएगा भाई। मास्टर सीटी में 62 नंबर हैं भाई। 62 नंबर में भाई शिफ्ट भी देखी जा है। अगर आसान शिफ्ट में 62 है तो भाई मेंस मांस की तैयारी में कोई फायदा नहीं। हरियाणा पुलिस में नंबर आज का नहीं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर ले यार। मुश्किल में 62 है तो भी समझ ले जोर मार के 70 हो जाएंगे। 70 में भी कल रकम बड़ी मुश्किल का नंबर है, कोई फायदा कौन भाई, ठीक है। दिल्ली पुलिस की कर ले मेरे भाई, ठीक, दिल्ली पुलिस की करा मेंस मैंस की ऑटोमेटिक हो जाएगी भाई। तो देखो भाई स्टार्ट करते पहले प्रश्न से भाई। कल आपने पढ़ा अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा आपने, मैक्रो पढ़ा। माइक्रो के अंदर जो एक सिंगल व्यक्ति अगर आप इनकम की बात करें तो माइक्रो, मैक्रो का मतलब जो बड़ी सरकार की बात करें, सरकार के पास कितना दम है गुदामा, ठीक, उसकी बात करें तो अभी मैक्रो का मैं जावा। पूंजीगत है, पूंजीगत उसके बारे में पढ़ा आपने, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में कल आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज उसके एमसीक्यू करते पहला प्रश्न देखो क्या आपका, निम्नलिखित में से किस देश में 1950 के दशक में सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था का विचार सामने आया। ये एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर एसएससी सीएचएसएल के अंदर ये प्रश्न आया है। तो प्रश्न को आप पढ़ के में नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। तो किस देश ने, ये वैसे थ्योरी के अंदर नहीं था, ये वैसे पूछ रखा है नॉर्मल जनरल नॉलेज का, 1950 के दशक में यानी साल 1950 के अंदर सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था, सोशल मार्केट इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको कल दो पार्ट में बताए थे, हमारा जो पैसे का जो आदान प्रदान है दो तरीके से होता है, एक तो बाजार के माध्यम से, एक सरकार के माध्यम से। तो इसने पूछा भाई जो बाजार वाला जो सिस्टम था ना, ये मेनली सबसे पहले किस देश के अंदर आया था। तो जो बाजार वाला सिस्टम है, देखो बाजार के अंदर क्या होता है, मनी होता है, मनी का मतलब पैसा। तो पैसे वाला सिस्टम किस देश के अंदर आएगा, जर्मनी के अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो ये जो बाजार व्यवस्था वाला जो सिस्टम था ना, बाजार के अंदर भी पैसा चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये व्यवस्था हमने जर्मनी देश से ली है और जर्मनी देश के अंदर ही इस व्यवस्था का सर्वप्रथम है प्रचलन आपका शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर भारत के अंदर आया, फिर और देशों के अंदर, मतलब हर जगह फैला। भारत के अंदर पहले ओनली सरकार वाली व्यवस्था, कल नहीं करवाई, दो व्यवस्थाएं होती हैं आपकी पैसे की, एक सरकार और एक आपका बाजार, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है आपका। अब ये एक नया प्रश्न, ये मैंने आपको कल नहीं करवाया था, मैंने सोचा मैं पेपर का मैं कौन आया, लेकिन मैंने जब प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठा के देखा तो उसमें ये प्रश्न पूछ रहा था। कल मैंने आपको 3 सेक्टर बताए थे, याद है तारा। मैंने कल आपको क्या बताया, प्राइमरी सेक्टर बताया था, याद हो तो आप लोगों के प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंदर हमारी खेती बाड़ी, मत्स्य पालन, पशुपालन ये था। एक मैंने आपको सेकेंडरी सेक्टर बताया था, द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जैसे जो भी हम लोग प्राइमरी सेक्टर का यूज करके जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे दूध से हमने कोई प्रोडक्ट बना के बेच दिया, पनीर बना के बेच दिया, ठीक है, लोहा इस्पात ये सारे सेकेंडरी के अंदर आते हैं। और टर्सरी तृतीय क्षेत्र, इसके अंदर हमारे कौन सा था, बैंकिंग वगैरह, टीचिंग वगैरह, ये सारे हमारे इसके अंदर थे। कल मैंने आपको 3 सेक्टर बताए थे। अभी मुझे पता लगा जब मैंने प्रीवियस ईयर के देखे प्रश्न, ठीक है, हालांकि सिलेबस में थी ये चीज, मैंने वैसे ड्रॉप कर दी थी, मैं मेरा या तो मैं पूछता हुआ, लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तो उसके अंदर पूछ रखी थी ये चीज, ठीक है। तो 2 सेक्टर और हैं, एक का नाम है कविनरी सेक्टर, इसको हिंदी में भी कविनरी बोलते हैं, दूसरा नाम है क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है। ये 2 सेक्टरों के बारे में और पढ़ेंगे, आ जाओ भाई। एक का नाम था कविनरी सेक्टर, ठीक है, एक का नाम है क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है। इन 2 सेक्टरों के बारे में और पढ़ेंगे। क्वार्टरनरी सेक्टर को बोलते हैं चतुर्थक गतिविधियां, लिखेंगे सभी साथी, चतुर्थक गतिविधियां। अब इनके क्या क्या डेफिनेशन और क्या क्या इनका मतलब है, क्या क्या डिफरेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई क्वीनरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, क्वीनरी से आप समझ लो क्वीन यानी कि रानी। रानी के हाथ में मेनली क्या पावर होती है, कोई भी डिसीजन करने की, भाई यहां पर क्या चीज लगानी है, यहां पर क्या चीज करनी है, यानी विचार विमर्श की। कोई एसएससी रेलवे जैसे सेंट्रल एग्जाम के 40+ पीवाईक्यूज बिल्कुल फ्री, सिर्फ उत्कर्ष ऐप पर अभी इंस्टॉल करें, इंस्टॉल नाउ। देखियो दाम, ठीक है, तारी कौन चाल, तारी लुगाई की चाल्या करेगी, ठीक है। लुगाई ही, महिला ही क्या है, आपकी पत्नी ही आपके घर की मालकिन होती है। तो जो आपकी क्वीन है, जो तुम्हारी रानी है, वही क्या सारे के सारे आपके डिसीजन लेने का काम करेगी। तो यानी जितनी भी डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी है, डिसीजन मेकिंग मतलब विचार विमर्श वाली डिसीजन मेकिंग सारी एक्टिविटी है हमारी, वो किसके अंदर आती है, वो क्वीनरी सेक्टर के अंदर आती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं विचार विमर्श वाली गतिविधियां, विचार विमर्श, निर्णय लेना, ठीक है, ये सारी गतिविधियां हमारी किसके अंदर आती हैं, हमारी क्वीनरी सेक्टर के अंदर आती हैं। इसका एक उदाहरण दो जी, जैसे विचार विमर्श, कोई भी निर्णय लेना देश के लिए कौन लेता है, कोई पॉलिटिशियन लेता है, यानी कोई राजनेता लेता है, ठीक है। तो यानी क्वीनरी सेक्टर का अगर हम उदाहरण पूछ ले अगर हमसे कोई कि इसका कोई एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल कौन सा हमारा, जो भी हमारी पॉलिटिक्स होती है, जो भी हमारी राजनीति होती है, ठीक है, जो भी एक पॉलिटिशियन यानी राजनेता की जो गतिविधियां हैं वो हमारी इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। राजनेता की जो भी हमारी गतिविधियां हैं वो किसके अंदर आती है, हमारी क्वीनरी सेक्टर के अंदर आती है, ठीक है जी।
नॉर्मल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है, जमा बिल्कुल हल्की सी। और कल मैंने आप लोगों को 3 चीज भी बताई थी, याद करो। प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब्स। सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर जॉब्स। और टर्सरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, तृतीय जो क्षेत्र उसको क्या बोलते थे? व्हाइट कॉलर जॉब्स। तो उसी टाइप से जो हमारी क्वीनरी सेक्टर है, जिसके अंदर हमारे राजनेता आते हैं, राजनेता के पास तो क्या है? पैसा पैसा, गोल्ड गोल्ड, सोना सोना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग गोल्ड सेक्टर, गोल्ड कॉलर जॉब्स बोलते हैं। कौन सी? गोल्ड कॉलर जॉब्स भी हम बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? क्वीनरी सेक्टर को हम लोग गोल्ड कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्वीनरी सेक्टर हर एक साथी के हो गया क्लियर। यही एग्जाम के अंदर आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया, आपका एसएससी सीजीएल के अंदर है 2024 के अंदर भाई। एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर प्रश्न है। क्या प्रश्न है? नए और विद्यमान विचारों के सृजन, पुनर्व्यवस्था और व्याख्या पर केंद्रित गतिविधियां या सेवाओं को क्या कहा जाता है? जो भी आपके विचार हैं, विचारों का सृजन, नए विचार लाना, पुराने विचार हैं जो पहले से उपस्थित हैं उनके बेस पर कोई निर्णय लेना, कोई व्याख्या करना, कोई एक्सप्लेनेशन करना। तो ये सारी चीजें हमारे किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? क्वीनरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, सभी साथियों के समझ में आ गया क्वीनरी सेक्टर क्या है? उसी टाइप से हमारे पास आता है फिर एक क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी का मतलब, क्वार्टर का मतलब होता है चतुर्थ वाला क्वार्टर, ना समझ लियो, वो पीणाला है वो क्वार्टर नहीं, ये चतुर्थ वाला, चौथे नंबर वाला क्वार्टर भाई। इसके अंदर क्या कुछ मामला होता है? तो इसके अंदर भाई इसको बोलते हैं नॉलेज सेक्टर। नॉलेज का मतलब जिसको ज्यादा नॉलेज हो, ज्ञान हो। ज्ञान किसको ज्यादा होता है? साइंटिस्ट को होता है भाई। ठीक है, तो ऐसे साइंटिस्ट जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको क्वार्टरनरी सेक्टर में इंक्लूड किया गया है। साइंटिस्ट जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसके अंदर कोई कॉलर वगैरह कुछ नहीं आता। कौन सी कॉलर जॉब है? सिर्फ ये 4 ही कॉलर जॉब्स होते हैं। उसको किसके अंदर? क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं। और इस सेक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस सेक्टर को हम लोग नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं। तो चीजें समझ में आई भाई? प्रीवियस ईयर के प्रश्न करने का ये फायदा होता है। ठीक, कोई टॉपिक रहेगा, कोई चीज रहेगी हो तो आपकी क्लियर हो जाती है और कुछ नई चीज भी आपको सीखने को मिलता है। आपको पता भी लगता है भाई पेपर के अंदर प्रश्न कैसे आते हैं। कंसेप्ट क्लियर भाई? गोल्ड कॉलर जॉब्स यानी क्वीनरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर दोनों आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं क्वीनरी। प्राइमरी को प्राथमिक क्षेत्र, आप सभी को पता ही, कल करवाए थे, जिसके अंदर खेती बाड़ी वगैरह वगैरह आता है। इसको द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? हमारा तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि टर्सरी सेक्टर हो गया भाई। ठीक है, हर एक साथी का क्लियर हो गया? यस यस यस, वेरी गुड भाई। हाँ, ये क्लास डेली यूट्यूब पे लाइव होती है, उसके बाद प्राइवेट हो जाती है, बैच के अंदर मिलती है भाई। ठीक है, आगे चलें भाई, आगे चलो भाई। ये देखो भाई, ये भी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा अगर समझोगे तो आप इजीली मतलब इसको कर पाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा बोलते किसको है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर है। इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा किसको बोलते हैं? आपका समझो एक बार के लिए। जो भी हमारे देश के अंदर कोई भी चीजें बनती हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे मान लिया भाई, यहां पर मैंने मान लिया भाई मुझे देश के लिए यहां पर, जैसे मान लिया भाई मैं हरियाणा में रहता हूं, मुझे भाई यहां पर एक मेट्रो स्टेशन बनाना है यहाँ की जनता के लिए, तो उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे, यानी उसको बुनियादी ढांचा बोलेंगे। ठीक है, मुझे यहां पर रेल का पुल बनाना है तो इसको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बोलूंगा, बुनियादी ढांचा। मुझे यहां पर एक बिल्डिंग खड़ी करनी है जनता के लिए, ठीक है, उसको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बोलूंगा। चीजें समझ में आई? यानी जो चीजें जनता के लिए, नुस्ती कौन बोला मन्ना मेरा पर्सनल यूज खातर एक महल बनाई खड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर, नो, वो बुनियादी ढांचे के अंदर है। बुनियादी ढांचा किसको बोले? जो जनता के लिए जो आप चीजें बनाने लगे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, यानी कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता? आप देखो, बिजली। बिजली क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है? बिल्कुल आती है जी, जनता के लिए तो होने लग रही है। अब सरकार बिजली घर स्थापित करती है, बिजली बोर्ड स्थापित करती है, किस लिए? जनता के लिए करती है, तो ये आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। राजमार्ग, कोई भी सड़कें बनने लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जनता के लिए, बिल्कुल है जी। बांध, जो भी हमारे बांध डैम बनने लग रहे हैं, जनता के लिए बनने लगे, जनता के लिए उससे बिजली उत्पन्न होती है, या बाढ़ आने से रोकते हैं, हमारे बचाते हैं, तो ये भी है जी। कृषि, कृषि जनता के लिए नहीं, कृषि किसान अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, सरकार थोड़े ना कृषि करती है। मानते हो बात? सरकार तो कृषि नहीं करती ना, कृषि कौन करता है? किसान अपने पर्सनल यूज के लिए करता है। अब मैं मान लिया भाई मैं कोई, मान लो मैं मजदूरी करने जाता हूं, तो मजदूरी करने मैं अपने पर्सनल के लिए जाने लग रहा हूं,
मना कोई नू थोड़े मैं जनता की सेवा करनी मजदूरी करके, ठीक है। किसान फसल बोने लग रहा है अपने पर्सनल के लिए बोने लग रहा है ताकि उसको कुछ बेनिफिट हो, कुछ प्रॉफिट कमाए, ठीक है। तो यानी कि कृषि हमारा क्या है, कृषि हमारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र का हिस्सा नहीं, यानी ऐसी चीजें जो सरकार करती है और पब्लिक के लिए होती हैं उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर यानी बुनियादी ढांचा क्षेत्र बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो बुनियादी ढांचा क्षेत्र अगर इसकी आपसे डेफिनेशन पूछ भी ले फिर भी बता देता हूं, याद रह जाएगी। यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें सरकार द्वारा जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बोलते हैं। चीजें समझ में आएगी सभी साथियों के? गलती नहीं करोगे पेपर के अंदर। इसका सही आंसर क्या है आपका? कृषि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर नहीं आता भाई। आगे चले भाई, आगे चलो भाई। अगला कौन सा हमारा? ये देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका, सारे प्रीवियस ईयर के हैं। निम्नलिखित में से कौन विनिर्माण गतिविधि का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। भाई देखो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का मतलब समझते हो? यानी विनिर्माण का मतलब होता है आपके पास कोई चीज है, आप उससे दूसरी चीज बनाने। विनिर्माण का मतलब समझ गए? विनिर्माण का मतलब दोबारा से उस चीज का निर्माण करना। ये किस सेक्टर के अंदर आता है? मैंने आपको कल भी बताया, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है ये, कल नहीं बताया था आपका। प्राइमरी सेक्टर की चीजों का यूज करके, प्राथमिक क्षेत्र का यूज करके, उसकी चीजों का यूज करके आप सेकेंडरी मतलब कोई चीज बनाने लगे तो उसको किसके अंदर आता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, द्वितीय के अंदर। अब आप खुद बताओ, लकड़ी से बना कागज, लकड़ी से आप कागज बनाते हो यानी विनिर्माण, दोबारा से निर्माण करने लगे यानी सेकेंडरी क्षेत्र का उदाहरण है। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें उन्होंने देखा कौन सा नहीं है, ठीक है जी। अगला में ऋण और इक्विटी फंड को मिलाकर बनाए गए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड हमारा इसके अंदर आता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है? नहीं जी, द्वितीय क्षेत्र के अंदर। म्यूचुअल फंड तो ट्रसरी के अंदर आता है, तृतीय के अंदर आता है। बैंकिंग, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह, टीचिंग वगैरह सारे किसके अंदर? ट्रसरी के अंदर, तृतीय के अंदर। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। कपास से बना धागा, कपास यानी जो रुई होती है, रुई से आप धागा बनाते हो, यानी ये भी प्राथमिक से सेकेंडरी बनाने लग रहे हो, सेकेंडरी क्षेत्र का है। तीसरा, गन्ने से बनी चीनी, गन्ने से आप चीनी बनाने लग रहे हो, ये भी हमारा सेकेंडरी का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ये हमारा विनिर्माण गतिविधि का उदाहरण नहीं है, यानी नॉट एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। अब प्रश्न समझ में आया आपके पेपर के अंदर कैसे पूछे जाते हैं? इसीलिए प्रीवियस ईयर करवाने लग रहा हूं। सर मैंने गलती से ग्रुप सी का बैच ले, कोई बात नहीं भाई, चेंज कर देंगे, मैसेज कर ले मेरे भाई, नंबर और ईमेल आईडी भेज देना। ठीक है, क्लियर है ना ये चीजें? बेनिफिट तो होने लग रहा है आपको। प्रीवियस ईयर के सारे एसएससी के अंदर आए होंगे, प्रीवियस ईयर के अंदर कदे हल्का ले लो, सुन लो, वैसे करवाने लग रहा है। भाई पता नहीं कितना अपराध बढ़ गया यार। अभी अभी हरियाणा के गुड़गांव के अंदर भाई रोहित शौकीन, भाई मैं जानता कौन है, इसकी मुझसे वाला स्टाइल में हत्या की गई है। दोनों हाथों में पिस्टल था, 12 गोलियां मारी। पुलिस पर अलर्ट को नजरअंदाज करने के आरोप। भाई पता नहीं लोग कैसे इतनी हिम्मत रखते हैं भाई। हिम्मत तो सह नूर देखो ना भाई, पुलिस का खौफ खत्म होने लग रहा है जनता में। नु तो यार भोग किसी चीज ठोक देगा यार, फिर फायदा की। तो देखो भाई, चले आगे, आगे चलो भाई। ये देखो भाई, इनमें से कौन सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? कल करवाया था प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, याद कर लो, लास्ट टॉपिक यही करवाया था, निजी वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं। देखो उसका प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया, देखो क्या हमारा भाई, कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? देखो, इसके उपभोग पर बहिष्कार का सिद्धांत लागू होता है। कल मैंने आपको बताया बहिष्कार का सिद्धांत। भाई बहिष्कार, आप किसी का बहिष्कार कर सकते हो। क्या आप सार्वजनिक यानी जो पब्लिक सेक्टर की जो वस्तुएं हैं, क्या आप उनका मतलब आप क्या उसके अंदर किसी को बैठने से रोक सकते हो? जैसे मान लिया कोई रोडवेज की बस है, सरकारी बस है, क्या आप बोल सकते हो ना भाई इस बस में कौन बैठना?
नहीं बोल सकते भाई। तो यानी आप उसका बहिष्कार का सिद्धांत उसके ऊपर लागू नहीं होता। कल नहीं करवाया था मैंने आप लोगों को, बहिष्कार का सिद्धांत जो प्राइवेट गुड्स है उसके ऊपर लागू होता है, याद करो कल करवाया था स्पेशल। ठीक है, प्राइवेट वस्तु आप उसके ऊपर ये कह सकते हो ना भाई मेरी गाड़ी है नो कुकर चला लेगा, रुपये देके खरीद रखी है। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, यानी पहला कथन हमारा गलत, कल करवाया था याद कर लो। ठीक है, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक संबंध है जो भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है। भाई जो भी हमारा उत्पादक और उपभोक्ता इसके बीच में एक संबंध है। यार सार्वजनिक वस्तुओं के अंदर उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में कहां संबंध? उत्पादक का मतलब जैसे मान लिया कोई रोडवेज की बस है, बस मान लिया टाटा कंपनी ने बस बनाई है। ठीक है, उपभोक्ता भी आम जनता भी उपभोक्ता है, तो अपना टाटा कंपनी का क्या संबंध है भाई? कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अपना तो बहनों है बसता संबंध है, सरकारी बस हम तो उसी लिहाज यूज करा है। यानी कि उत्पादक का और किसका? सरकार का संबंध आएगा, उपभोक्ता का कोई संबंध नहीं होता। अपना बस का गेल कोई संबंध नहीं, अपना टाटा कंपनी गेल कोई संबंध नहीं है, संबंध सरकार का है। सरकार ने टाटा कंपनी से बसें ली और हमको सर्विस प्रोवाइड करने लग रही है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, सार्वजनिक के अंदर नहीं है। इसका उपभोग प्रतिद्वंदिता पूर्ण प्रकृति, प्रतिद्वंदिता का सिद्धांत भी कल बताया था। ठीक है, हमारा एक तो बहिष्कृत और एक प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता का मतलब हो गया जैसे कि हमारे अंदर ये होगा कि भावना भाई कि ना इसकी बस है, मैं भी मैं तो बड़ी बस लाऊंगा ना। सरकारी चीजों के अंदर हम कंपटीशन कर ही नहीं सकते। सरकार ने तो मेट्रो चला रखी, तमदारी खुद की मेट्रो चला दोगे, कोई ना चला पाओ। ठीक है, तो ये सिद्धांत भी क्या हमारा सार्वजनिक वस्तु के अंदर लागू नहीं होता। मुफ्त सवार होने की संभावना है, ये कथन बिल्कुल सही है। सार्वजनिक सेक्टर की वस्तुएं, पब्लिक गुड की वस्तुएं हैं, मुफ्त सेवाएं भी मिल जाए। अभी दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने कर रखा था महिलाओं के लिए बस फ्री। ठीक है, तो मुफ्त में चलने लग रहा था सारा सौदा। हालांकि नो भी कह देना सरकारी बस इनका घर तला कोने दे टिकट। ठीक है, सरकारी चीजें तोड़ दो, सरकारी चीजें नो मरोड़ दो। ठीक है, यानी कि मुफ्त के अंदर क्या है, चीजें लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो इन तीनों कथनों के अंदर से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। यानी कि जो देखो चीजें करवाई हैं सारी आने लग रही हैं। कल करवाया था प्राइवेट गुड्स पब्लिक गुड्स, उसी के हैं एज इट इज, पढ़ के देख लेना कल वाली थ्योरी, पता लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे आगे चलो भाई, आगे क्या है। अब ये एक प्रश्न था भाई जो मैंने कल नहीं करवाया था। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, ये एसएससी सीपीओ 2022 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है आपका। ठीक है, सेंट्रल पुलिस फोर्स वाला जो होता है एग्जाम आपका सीपीओ। ठीक है, उसके अंदर क्या आपका ये प्रश्न आया 2022 के अंदर कि भाई आपका 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना है। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, इतना कोई भी मेरे हिसाब से इतना डीप में ना तो कोई पूछता, और ये मेरे हिसाब से शायद गलती से पूछा गया है, ना किसी साथी के इतने डीप में याद रहता। तो मैंने खुद रहे यार कौन याद रखा हुआ प्राथमिक क्षेत्र के अंदर महिला कितने प्रतिशत है, पुरुष कितने, ये तो याद रह जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर 2011-12 की जनगणना के अनुसार भाई टोटल कितने लोग थे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, कल करवाया था आपका। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर 14.39% लगे हुए हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंदर 31.46% है, और हमारा जो तृतीय क्षेत्र है उसके अंदर हमारा 54.15% है। ये आपने कल कराया था। लेकिन भाई महिलाएं कितनी है वो भी प्राथमिक के अंदर, यानी जो खेती बाड़ी वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर महिलाएं कितने प्रतिशत है, 61, 63, 64 या 62 बताओ। मतलब एक अच्छे लेवल का प्रश्न क्या पता अभी जाए। 62 आया किसका? गोलू सोडी का भाई, गोलू सोडी ने आंसर दिया 62। एक मिनट को कोई मैसेज आया है, मैं चेकआउट मार लेता हूं क्या आ गया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो एनटीपीसी बैच में डाल ली तो थी, कल भी तो डाल ली थी ये वीडियो, डाला तो एनटीपीसी बैच में डाल दी गया कौन भाई? साइंस की भी डाल रखी है, भी डाल रखी है, डेली डलती है। ठीक है, तो टोटल कितना लगभग 62.8% क्या आपका महिलाओं की भागीदारी थी आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। ये आगे भी पूछ सकता, तो याद रख लेना इसको। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो। अगला देखो हमारे पास कौन सा है। इनमें से कौन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का घातक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैटल टू द टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी की जो टर्सरी सेक्टर है हमारा जो तृतीय क्षेत्र है भाई, उसका घातक कौन है? यानी उसका मतलब एक तरीके से जो है टर्सरी सेक्टर उससे एक तरीके से बिलोंग कौन सा नहीं रखता, एक तरीके से यही पूछे आपका। आप खुद देखो क्या है, होटल एंड रेस्टोरेंट,
टर्सरी सेक्टर से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है। बिजली, यस, टर्सरी सेक्टर से बिलोंग करती है हमारी, ठीक है। जलापूर्ति टर्सरी सेक्टर से। खनन और उत्खनन, खनन किसके अंदर है हमारा? प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। कल ही तो करवाया था। प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है खनन। जो भी हम लोग प्रकृति से जो चीजें होती है अगर हम उनका यूज करते हैं तो उसको प्राथमिक सेक्टर बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि खनन यानी पहाड़ों को हम लोग तोड़ तोड़ के बजरी क्रेशर निकालने, तो प्राथमिक सेक्टर का खनन और उत्खनन आ जाए तो नहीं कि हमारा तृतीय क्षेत्र का घातक है, यानी कि फैटल, उसका दुश्मन तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। वेरी गुड, ए बिल्कुल सही है भाई। चले आगे, आगे चलो भाई। निम्नलिखित में से किसे समानांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ पैरेलल इकोनॉमी? पैरेलल जो इकोनॉमी है उसका हिस्सा किसको माना जाता है? अच्छा प्रश्न है, बताओ फटाफट से। सर इंडिया जीके की ये क्लास कर सकता हूँ क्या? हाँ कर लो भाई। भाई मैं बताऊं, अब मैं जो इंडिया जीके करवाने लग रहे हैं बहुत हाई फाई लेवल की करवाने लग रहे हैं, उतारती एसएससी लेवल की, और इस फालतू तो के लोगे और इस नगर तमल कम लो ना कि ना भाई हम तो एसएससी की को नहीं करा, तो भाई खुद का पता खुद करवा लोगे। देखो भाई, वेरी गुड भाई। देखो क्या है हमारा, किसे समानांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ पैरेलल इकोनॉमी? देखो क्या, निजी ट्यूशन के लिए भुगतान। आप अपने मतलब कि निजी ट्यूशन है, आप अपना जैसे मान लिया खुद का पर्सनल ट्यूशन आपने लगा रखा है, आप उसके लिए फीस देने लग रहे हो, तो उससे भाई देश की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या बढ़ोतरी है? कोई अर्थव्यवस्था के अंदर बढ़ोतरी नहीं है, कट हो गया। घरेलू सहायकों या गृह स्वामियों के लिए भुगतान, घरा नौकर लगा रखे उनकी तनख्वाह दो, कुछ इकोनॉमी में कुछ बढ़ोतरी करो। गृहिणी द्वारा घरेलू काम किए जाने, ये भी कोई इकोनॉमी में कोई योगदान नहीं देने। लेकिन घोषित आय के अंतर्गत, घोषित आय का मतलब आपने आपकी इनकम की घोषणा करके, मान लिया आप साल के अंदर 20 लाख रुपए कमाते हो, आपने इस चीज की घोषणा करके, घोषणा करना है मतलब आपने आईटीआर भर रखी है, इनकम टैक्स आपने रिटर्न भर रखा है, उसके अंदर आपने घोषणा कर रखी है भाई मेरी साल भर की इनकम 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख रुपए इनकम है तो इसका मतलब आप इकोनॉमी में योगदान देने लग रहे हो, क्योंकि 20 लाख रुपए इनकम होगी तो सीधी सी बात आप इनकम टैक्स भी लगेगा आपके ऊपर, 12 लाख से ऊपर इनकम टैक्स लगता है, तो इनकम टैक्स लगेगा तो सीधी बात आप क्या देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के अंदर आप योगदान देने लग रहे हो। यही प्रश्न था भाई, किसे समानांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जाता है? भाई आप क्या है भाई, इक्वली रूप से आप भी अर्थव्यवस्था के अंदर बढ़ोतरी करने लग रहे हो, तो आप जो आपने जो भी अपनी इनकम घोषित कर रखी है ना, तो उसके माध्यम से क्या आप भी अर्थव्यवस्था के अंदर बढ़ोतरी करने लग रहे हो, ठीक है भाई। चलें आगे, आगे चलो भाई। देखो क्या, अब ये अच्छा प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताओ फटाफट से। अच्छा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया। ममता जांगड़ा ने 40 रुपया गुप्त दान किया भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। बताओ फटाफट से क्या हुआ? सर जी कोरेक्शन पोर्टल कब आएगा? आ जाएगा भाई, अब मेरे को भाई अभी इतनी इंफॉर्मेशन है नहीं कब आएगा कोरेक्शन पोर्टल। आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर मेरे हिसाब से, जब भी आए तुम्हारे लिए तो अच्छा, जितनी जल्दी आए। देखो भाई, आपको वेरी गुड, सहकारी, सहकारी बहुत अच्छा सही आंसर दिया आप लोगों ने, ठीक है। आपको देखो मैं 2-3 चीजें बताता हूं, 2-3 आपको उद्योग बताऊंगा, एक तो आपको प्राइवेट सेक्टर के, एक पब्लिक सेक्टर के, ठीक है। याद रखने आपको पब्लिक पब्लिक पब्लिक, वेरी गुड भाई। देखो क्या है आपका, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भाई, ये हमारी आपकी सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर है, इसका उदाहरण है पब्लिक सेक्टर, ठीक है। सहकारी क्षेत्र ये कोई क्षेत्र नहीं होता, पब्लिक सेक्टर का मैंने आपको कल भी बताया था कि पब्लिक सेक्टर को ही सहकारी क्षेत्र बोलते हैं, सहकारी क्षेत्र कोई क्षेत्र नहीं है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, 2 ही सेक्टर होते हैं, या तो आपका निजी क्षेत्र या आपका सार्वजनिक क्षेत्र, ना कोई विदेशी क्षेत्र, और विदेशी के अंदर मतलब कोई विदेशी कंपनी जैसे गूगल होगी, ये सारे विदेशी के अंदर, सहकारी क्षेत्र कुछ नहीं होता, ठीक है। पब्लिक सेक्टर को ही हम लोग सहकारी क्षेत्र बोलते हैं। तो कभी भी पेपर के अंदर प्रश्न आए तो सार्वजनिक क्षेत्र लगाना आपको, ना कि सहकारी क्षेत्र, तो ये गलती मत करना, ठीक है भाई। आगे चले, आगे चलो। अगला देखो क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है? संयुक्त क्षेत्र का मतलब समझते हो? कल भी मैंने आपको बताया, संयुक्त का मतलब हो गया जॉइंट सेक्टर का मतलब जिसके अंदर आपका गवर्नमेंट का भी योगदान हो,
प्लस आपका प्राइवेट यानी कि आपका खुद का पर्सनल भी योगदान हो, आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ने मिलकर एक सेक्टर बना रखा है, तो उसको क्या बोले हम लोग, संयुक्त क्षेत्र बोलेंगे। आप देखो इसके अंदर आपको बताता हूं। पहला जो हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये चीजें नोट कर लो कॉपी के अंदर, ये हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, सेल हमारी क्या है, एक पब्लिक सेक्टर का उदाहरण है। लिख लो, अभी जैसे आया था ना हिंदुस्तान, ऐसे पूछता है ये, ठीक है, किसका, हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, लिख लो भाई, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है जी। दूसरा हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अभी अभी करवाई, ये भी हमारा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। चौथा हमारा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये भी हमारा पब्लिक सेक्टर का सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। मैक्सिमम बच्चे पेपर के अंदर इसको लगा के आए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। मारुति उद्योग लिमिटेड, ये हमारा किसका है, ये हमारा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, ठीक है, यानी संयुक्त क्षेत्र का मतलब समझते हो, संयुक्त, ओ सॉरी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ये उसका नहीं है, सार्वजनिक का नहीं, सॉरी, ये प्राइवेट सेक्टर का है, प्राइवेट का है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति था, उसने अपना पर्सनल बना रखा था। ये दो आपको याद रखने मेनली, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आते हैं, ठीक है। मारुति उद्योग है, ये हमारा संयुक्त क्षेत्र का, संयुक्त का मतलब जिसके अंदर सरकार का भी योगदान है और जिसके अंदर आपका नॉर्मल जो आपका प्राइवेट व्यक्ति, जैसे मान लिया मैं हूं या कोई और है, किसी ने अपनी कंपनी खोल रखी तो उसका भी योगदान है, ठीक है। तो याद रखना, ये उदाहरण बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर ही। आगे चले भाई, आगे चलो, अगला कौन सा है, अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कल भी मैंने आपको बताया था, इकोनॉमी सोशलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट का मतलब जो समाज के लिए जो सरकार करती है। देखो क्या है, सरकार तय करती है कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है। अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमारी समाज की अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर क्या सरकार ये चीज तय करती है कौन सी वस्तु को उत्पादन करना और कौन सी का नहीं। दूसरा, समाजवाद के तहत वस्तुओं का वितरण लोगों की जरूरत के आधार पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। ए और बी आपके दोनों के दोनों सही हैं। देखो चीजों को ध्यान से समझो भाई, समाज के लिए अगर सरकार काम करती है, बस समाज के लिए पैसा फूकना है, ठीक है, तो सरकार ही तो डिसाइड करेगी कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है। इनू थोड़ी ना समाज के लिए पैसा लगाना तो अंधाधुंध पैसा फूकेंगे। मान लिया समाज को भाई मेट्रो की जरूरत है, तो मेट्रो का ही तो उत्पादन करेंगे, नू थोड़ी ना 10 जगह जगह आड़े मेट्रो की जगह एरोप्लेन आड़े खड़ी करके दे देंगे, मानो यह बात है, ठीक है। तो इस हिसाब से दूसरा हमारा समाजवाद के तहत वस्तुओं का वितरण लोगों की जरूरत के आधार पर होता है। लोग देखा कि हाँ भाई यहां पर इस रूट के ऊपर ज्यादा भीड़ है, तो वहां पर हमने 2-2 मेट्रो चला दी, इस रूट के ऊपर कम भीड़, तो वहां पर हमने एक सिंगल मेट्रो चलाई। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें भाई, आगे चलो, अगला कौन सा हमारे पास, आगे देखो, मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो का मतलब जो सरकार के लेवल की, माइक्रो का मतलब जो एक पर्सनल व्यक्ति। मैक्रो इकोनॉमिक इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मैक्रो है किसके बारे में बात करती है, देखो भाई हमारा संसाधनों के बेरोजगारी के पीछे के कारण, भाई जो अलग अलग जितने भी हमारे संसाधन जिनको रोजगार नहीं मिलने लग रहा, पूरे मतलब देश की बेरोजगारी के बारे में जो बात करता है मैक्रो के अंदर आता है। बिल्कुल भाई, मैक्रो मतलब बड़े स्तर पर देश के अंदर बेरोजगारी की बात करने लग रहा है। दूसरा, कुल उत्पादन का निर्धारण, टोटल कितना उत्पादन करना है देश के अंदर, कितना क्या, ये भी मैक्रो के अंदर ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ठीक है। ए और बी दोनों करेक्ट है आपके। अरे सीधी सी बात है, आप अरे मैक्रो के अंदर कल नहीं बताया था, सरकार के लेवल की जो चीजें हैं वो सारी आपके कुल उत्पादन, देश के अंदर टोटल कितना उत्पादन हुआ फसलों का, सारा किसके अंदर आता है, मैक्रो के अंदर आता। अगर मेरा पर्सनल होता भाई टोटल भाई एक व्यक्ति का उत्पादन यहां पर लिखा था, तो वो माइक्रो के अंदर आता, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हमारे किसके अंदर आते हैं, मैक्रो के अंदर। कल भी मैंने बताया था, बेरोजगारी हो गया, रोजगार हो गया, ये सारे मैक्रो के उदाहरण है आपके, ठीक है भाई। चले आगे, आगे चलो, अगला कौन सा हमारा, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था किसका एक महत्वपूर्ण पहलू, फ्री मार्केट इकोनॉमी। आप खुद बताओ, कल भी कहा फ्री मार्केट, फ्रीली आप मार्केट के अंदर कोई भी चीज बेच सकते हो, कोई भी चीज परचेज कर सकते हो। ये किस चीज के अंदर आएगा, कल बताया, समाजवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद या कार्यात्मक, किसके अंदर आएगा बताओ। बाजार के अंदर कोई भी चीजें चलने लग रही, किसके अंदर आते हैं, समाज के अंदर तो आएगी नहीं, समाज तो सरकार कंट्रोल करती है। बाजार के अंदर जो भी चीजें चलती है तो पर्सनली चलती हैं। भाई मैं बाजार के अंदर कोई सामान लेने जाता हूं, मेरे पैसे खर्च करने लग रहा हूं, ठीक है। आप बाजार के अंदर दुकान करके बैठे हो, आप अपने पैसों से दुकान करके बैठे हो, इसमें सरकार का क्या रोल है, सरकार का कोई रोल नहीं है। अगर मेट्रो होती है, कुछ और होता, बस स्टैंड होता, उसके अंदर सरकार रोल आता, यानी हमारा पूंजीवाद के ऊपर हमारा ये डिपेंड है। कल भी आपको बताया था, स्पेशल पूंजीवाद और ये सारे के सारे वाद, ठीक है, कैपिटलिस्ट सिद्धांत बोलते हैं इसको। किस सिद्धांत पर हमारा कल भी बताया था, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब हो गया हमारी पर्सनल जो पैसा लगता है उसको कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद बोलते हैं, ठीक है। समाजवाद को सोशलिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे हमारा, सोशलिस्ट के नाम से किसको जानते हैं, समाजवाद को, यानी जो समाज के लिए जो पैसा लगता है। एक मिक्स्ड थी, कल करवाए थे तीनों के तीनों, तो हमारा प्राइवेट है, पूंजीवाद है बाजार, ठीक है। फ्रीली बाजार के अंदर फ्री फ्लो चलेगा। दिल्ली पुलिस का बैच निकाल रखा भाई,
क्या हुआ सर, माई अपेक्स में पासवर्ड प्रॉब्लम? पासवर्ड प्रॉब्लम भाई, वैसे तो देखो भाई, अगर ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगे तो उसके अंदर तो 92 ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगे तो उसके अंदर तो 92 54 965 भर देना। पासवर्ड भाई अब तुमने गलत भर रखा हुआ या तुम्हारे याद नहीं हो तो उसमें मेरी गलती नहीं, भाई फॉरगेट मार के कर लो सेट अपना, ठीक है। क्या हुआ, इंग्लिश भी लाया करो सर जी। इंग्लिश भी मतलब, अच्छा इन ऑप्शनों की इंग्लिश क्या? कोई बात नहीं भाई, आज आज रह गए भाई, माफी चाहता हूं, आगे से ऑप्शनों की भी इंग्लिश लाऊंगा, ठीक है। चलो आगे, आगे देखो भाई क्या है, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मुख्यतः सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? भाई समाज का कल्याण करना है, कौन सा क्षेत्र है? सार्वजनिक क्षेत्र। फिर बताना कि सहकारी कोई क्षेत्र नहीं होता, सार्वजनिक को ही सहकारी बोलते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या हमारा, पब्लिक सेक्टर क्या हमारा, किससे बिलोंग करता है? समाज के कल्याण से बिलोंग करता है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ भाई। ठीक है भाई, चलो आगे, वेरी गुड भाई, आगे चलते हैं। आगे देखो हमारे पास कौन सा है, व्यापार में सहायता और सहायक में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? एड और असिस्टेंस इन बिजनेस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा प्रश्न है भाई। एड और असिस्टेंस का मतलब समझ गए, सहायता और सहायक। भाई आप कोई भी बिजनेस करने लग रहे हो, ठीक है, एक तो व्यक्ति जो आपका सहायक हो, भाई आपके काम में हाथ बटाने लग रहा है, एक सहायता, भाई आपको इतने करोड़ रुपए की सहायता मिले, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब सहायक में निम्नलिखित में से क्या चीज शामिल है? क्या चीज हमारी इसके अंदर शामिल होती है, ठीक है, जो सहायता भी करता है और सहायक भी बन के रूप में निकलता है? तो हमारा गोदाम, गोदाम क्या हमारी सहायता भी करता है अनाज के स्टोरेज करने के अंदर, ठीक है, और हमारा सहायक भी है, बारिश से बचाने का भी काम करता है, सहायक भी हमारा, ठीक है, बारिश से बचाने में सहायक है, ठीक है। तो यानी गोदाम क्या हमारा, गोदाम सहायता और सहायक दोनों के अंदर हमारा शामिल है बिजनेस के अंदर भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आएगा, उत्पादन नहीं आएगा। आवा तीन ना मारा करो। आगे देखो क्या है, किसी देश की उच्च कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी, यानी किसी देश के अंदर बहुत ज्यादा मान लिया पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उनके अंदर स्किल है, बड़ी आबादी है, एक महत्वपूर्ण अनुपात का बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर प्रदान करने वाले अन्य देशों में प्रवासन क्या कहलाता है? क्या चीज दे रखा है इसके अंदर, आप समझो भाई, कोई भी एक देश हमारा, उस देश के अंदर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा उनके अंदर अच्छी स्किल, स्किल का मतलब जैसे किसी को बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग आती है, किसी को डॉक्टरी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ये जो लोग हैं ये दूसरे देश के अंदर जाने लग रहे हैं। भाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, अपना पता जैसे भारत के अंदर ज्यादा पढ़े लिखे लोग अमेरिका में चले जाओ, दूसरे देश में चले जाओ, जिसके पास स्किल भी दूसरे देशों के अंदर जाने लग रहा है, तो इसका प्रवासन यानी कि वो जाने लग रहे हैं हमारे देश से, तो इसको क्या बोला गया है? वहन क्षमता प्रतिभा पलायन। प्रतिभा मतलब आपके अंदर जो देश के अंदर जो प्रतिभा थी, जो खासियत थी, वो पलायन यानी जाने लगे, जनसंख्या की संक्रमण, ये बंद आबादी, उसको क्या बोला गया है? अच्छा प्रश्न बताओ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। देखो भाई, वेरी गुड, बी 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 बिल्कुल सही है। प्रतिभा पलायन, प्रतिभा पलायन का मतलब ब्रेन ड्रेन, इसको इंग्लिश में अगर आपके पास ऑप्शन आएगा तो ये आएगा ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन भाई, ब्रेन ड्रेन मतलब आपका जो आपके जो देश में जो दिमाग है, जो ब्रेन है ना, वो ड्रेन यानी खाली होने लग रहा है, ठीक है, वो दिमाग आपका क्या दूसरे देश के अंदर जाने लग रहा है, ठीक है। तो प्रतिभा पलायन में आपके देश के अंदर जितनी भी प्रतिभा, जो अच्छी खासियत जो दिमाग के अंदर जो सारी दूसरे देश के अंदर जाने लग रही है, उसको प्रतिभा पलायन हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। आगे चलता है, तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो हमारी इकोनॉमी है उसके संदर्भ में ईपीएफ के अंदर पी का क्या अर्थ है? इस टाइप के प्रश्न में बहुत बार आते हैं एग्जाम के अंदर। देखो ईपीएफ का मतलब क्या होता है, ईपीएफ ये क्या होता है? इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है भाई, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जाती है कि ईपीएफ के अंदर पी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, हमारा मतलब कि अलग अलग फुल फॉर्म में तो पूछी जाती है, बताओ। डी डी डी, वेरी गुड भाई, प्रोविडेंट प्रोविडेंट प्रोविडेंट, वेरी गुड वेरी गुड, डी बिल्कुल सही भाई, सभी साथियों का डी बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है। हाँ, प्रोविडेंट को भविष्य ही बोलते हैं भाई भाई।
देखो भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोविडेंट यानी कि भविष्य। भाई कर्मचारियों का जो भविष्य निधि, ठीक है, हिंदी में बोले तो कर्मचारी भविष्य निधि, ये बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए तो प्रीवियस ईयर करवाने लग रहा हूं, ये पहले चैप्टर के बेस पे है, वरना मैं छोड़ भी देता इनको, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। तो आपने जो थ्योरी पढ़ी उसके बिहाफ पर तभी करेंगे, तभी तो समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए कौन सी चीज आपके लिए मतलब कि जरूरी नहीं है? देखो क्या चीज है, सामाजिक समानता। आपको क्या समाज के अंदर इक्वलिटी चाहिए? अगर आपको अपनी पर्सनल कौन सी चीज महत्वपूर्ण नहीं है पूछ रहे, क्या है भाई, आपको अपनी पर्सनल हेल्थ है, ठीक, उसके लिए समाज के अंदर तो भाई समानता चाहिए भाई, तभी आप अपनी हेल्थ को बरकरार रख पाओगे। अब मान लिया इस सड़क के ऊपर मान लिया परमिशन दे दे सिर्फ ये एक ही व्यक्ति दौड़ा, दूसरा कौन दौड़ पावे, तो ये सामाजिक ऐसा मानता है, आपकी पर्सनल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, सार्वजनिक स्वच्छता, समाज के अंदर स्वच्छता भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारी पर्सनल हेल्थ अच्छी रहेगी। तीसरा, सद्भाव, अच्छे तरीके से सबके साथ भावना रखनी चाहिए, तभी हमारी पर्सनल हेल्थ अच्छी रहेगी। और सार्वजनिक परिवहन, भाई सार्वजनिक परिवहन इसका क्या रोड़ा है? समाज के अंदर कोई से कितने भी घूमो, ठीक है, बस से कितने चलो, रेल से कितने चलो, उससे हमारा पर्सनल हेल्थ का क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सार्वजनिक परिवहन, इसका क्या हमारी पर्सनल हेल्थ के अंदर कोई रोल नहीं है, लेकिन इन तीनों का क्या हमारा पर्सनल हेल्थ के अंदर बहुत अच्छा रोल है। अगर आप दूसरों से अच्छी भावना के साथ बात करोगे तो टेंशन नहीं होगी, पर्सनल हेल्थ अच्छी रहेगी। सार्वजनिक स्वच्छता, ठीक है, समाज के अंदर स्वच्छता रखोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। और सामाजिक समानता, ठीक है, समाज के अंदर समानता इक्वलिटी रहेगी, तब भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो डी आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हुए अगला कौन सा है? अर्थशास्त्र के अंदर ऐसा ही होता है, मैक्सिमम बच्चों को उम्मीद ही नहीं थी भाई इसके अंदर सार्वजनिक परिवहन। जब मैंने पहली बार ये प्रश्न अटेम्प्ट करे थे, मेरा भी गलत हो जाता है वो, ठीक है, मन भी इसका मैं उम्मीद दे कौन थी, मन भी नहीं सोचा सामाजिक समानता, समानता का हेल्थ पे क्या फर्क है, ठीक। पाछा जब इसकी अच्छे से थ्योरी पढ़ी, चीजें समझी, तब समझ में आया। अर्थशास्त्र के अंदर इसीलिए बोलता हूं, जो थ्योरी करवाता हूं, जो एमसीक्यू करवाता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से करो, ठीक है, क्योंकि एक गलती जिंदगी झंड कर देगी, और एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ 3-4 नंबर का बेनिफिट कर देगा पेपर में। आगे चलते आगे कौन सा हमारे पास, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास, यानी जो भी हमारी नेचुरल चीजें है, पर्यावरण है हमारा, इसको हम लोग निरंतर खराब करने लग रहे हैं, और प्रदूषण से संबंधित है, यानी जो भी हमारा प्रदूषण बढ़ने लग रहा है, जो तीव्र आर्थिक विकास का परिणाम है, यानी हम जो निरंतर जो तीव्र बहुत तेज गति से जो आर्थिक विकास करने लग रहे हैं, इकोनॉमिक जो विकास करने लग रहे हैं, निरंतर पैसा 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 पैसा, ठीक है, हर घर में एसी चलने लग रहे हैं, तो इसकी वजह से जो पर्यावरण का हमारा जो नाश होने लग रहा है, ठीक है, वो कौन से अर्थशास्त्र से बिलोंग करता है? तो हमारा पर्यावरण अर्थशास्त्र से बिलोंग करता है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चले आगे, आगे चलो भाई, अगला क्या हमारा, प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार को क्या, अच्छा प्रश्न है। अब देखो क्या दिया गया इसके अंदर। अब जैसे मान लिया कि आप हो, ये आप इंडिया के अंदर हो, ठीक है, आप इंडिया का, मेरा वहां, आप यहां से अमेरिका चले गए, किस लिए? कोई काम करने के लिए चले गए, ठीक है, डोंकी मार कैसे भी चले गए, मतलब गलत तरीके से जाना नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से जाना चाहिए, गलत में फंस जाएगा, गोली गाली मार दे, हांड हो गए फिर, ठीक है। आप दूसरे देश के अंदर चले गए, इधर आप कुछ काम करते हो, ठीक है, और यहां पर आपकी फैमिली रहती है भाई, ठीक है, और आप अपनी फैमिली के पास जो पैसे भेजते हो वहां पर कमाने के बाद, तो इस पैसे को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा है, बिल, ड्राफ्ट, प्रेषण या भुगतान, इसको किस नाम से जाना जाता है? बताओ। रेमिटेंस आया है, बहुत अच्छा भाई, रेमिटेंस जिसका भी आंसर आया है, बहुत ही प्यारा और अच्छा आंसर दिया भाई, वेरी गुड भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। रेमिटेंस, रेमिटेंस बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, रेमिटेंस भाई, ठीक है। प्रेषण को इंग्लिश में रेमिटेंस बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। स्पेलिंग देख लियो भाई, गलत भी हो सका है कि बराबर ई आवा है, ठीक है। प्रेषण यानी रेमिटेंस, रेमिटेंस किसको बोलते हैं भाई? जो भी हमारा विदेश के अंदर गया हुआ है लड़का, वो अगर अपनी फैमिली के लिए पैसे भेजता विदेश से, तो उसको प्रेषण या रेमिटेंस बोलते हैं भाई। क्या क्या बोलो भाई? रे मिटा लो तारी गरीबी, भेज दी मना मजदूरी कर तारा तो रपी से, ठीक है, रे मिटा लो तारी गरीबी, ठीक है, रेमिटेंस, मिटा, रे मिटा, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। आगे चलते हुए, अच्छे प्रश्न नहीं है, आते हैं इट इज। औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम रूप से उस अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका 50% या उससे अधिक उत्पादन मूल्य डैश क्षेत्र से आता है।
अच्छा प्रश्न है भाई हमारा। जो भी हमारी इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है भाई हमारी इज बेस्ट डिफाइंड एज इकोनॉमी हुज 50% और मोर ऑफ द आउटपुट वैल्यू कम्स फ्रॉम द डैश सेक्टर। जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं उसके अंदर 50% या उससे अधिक जो उद्योग धंधों को जो प्रॉफिट मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो किस क्षेत्र से मिलता है बताना एक बार के लिए आप। अब आप खुद बताओ, अब कोई भी उद्योग धंधा है, अब मान लिया लोहे की फैक्ट्री है, अब लोहे की फैक्ट्री किस उद्योग के अंदर आएगी? सेकेंडरी के अंदर आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। और भी कोई फैक्ट्रियां हैं, कोई, और फैक्ट्री का मतलब ये हो गया सेकेंडरी क्षेत्र यार, ठीक है। मैक्सिमम फैक्ट्रियां सेकेंडरी क्षेत्र के अंदर आती है। अब कोई लकड़ियां आती हैं, लकड़ी से कागज बनाने लग रही कोई फैक्ट्री, पेपर मिल होगी, ठीक है। तो पेपर मिल होगी तो उसके पास ये समझ लो 50% से ज्यादा प्रॉफिट कहां से आता आने लग रहे हैं? सेकेंडरी क्षेत्र से आने लग रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि द्वितीयक जो क्षेत्र हमारा, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर जो हम उत्पादन करने लग रहे हैं, ठीक है, उससे हमको क्या है 50% से ज्यादा प्रॉफिट मिलने लग रहा है सेकेंडरी, यानी प्राइमरी का यूज करके सेकेंडरी बनाने लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते अगला कौन सा हमारा, आय एवं रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम पहले बता था? आय और रोजगार, रोजगार की बात हो, इनकम की बात हो, सेंटर लेवल के ऊपर सीधी सी बात, तो किसके अंदर आता हमारा? समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये थोड़े इंग्लिश में ऑप्शन कौन लिया इसलिए थोड़े बच्चों को दिक्कत आने लग रही है। मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है भाई, ठीक है। सूक्ष्म का मतलब माइक्रो, माइक्रो के अंदर तो क्या है, एक पर्सनल व्यक्ति की इनकम हो, ठीक है। माइक देखो मैंने आपको बताया, रोजगार हो बेरोजगार हो, जहां पर दिखे मैक्रो के अंदर ठोक देना, ठीक है। देश की जीडीपी हो, देश की इनकम हो, देश का विकास हो, मैक्रो ठोक देना, ठीक है। माइक्रो के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति का आता है, मेरी पर्सनल इनकम, ठीक है, मेरा पर्सनल विकास, ठीक है। चलें भाई आगे, आगे चलो अगला कौन सा हमारा, डैश को व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों जैसे उपभोक्ता, संस्थान मालिक और फर्म के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वही प्रश्न आ गया, डैश इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन। भाई कोई एक पर्सनल व्यक्ति है, इंडिविजुअल का मतलब भाई कोई एक क्या है, किधर गया हमारा मालिक, भाई इंडिविजुअल मालिक है भाई। जैसे मान लिया मेरी कोई कंपनी है, मैं उसका एक पर्सनल मालिक हूं, ठीक है। मेरी कोई फर्म है, ठीक है, तो मैं क्या है उसके अंदर जो भी काम करने हैं, जो भी मतलब कर्मचारी रखना, सारा मेरा पर्सनल डिसीजन हो। किसके अंदर आता है हमारा? माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंदर हमारा आता है। यानी पर्सनल लेवल पर जो भी हमारी, इंडिविजुअल लेवल पर जो भी हमारी चीजें होंगी वो सारी किसके अंदर आती हैं? वो सारी माइक्रो के अंदर आती हैं, ठीक है। और पब्लिक लेवल पर होंगी सारी, वो सारी किसके अंदर आती हैं? मैक्रो के अंदर आती हैं। डिफरेंस पता लग गया? लग गया जी, लागत होगा करवाना लग रहा था। आगे देखो कौन सा हमारा, जॉन मोनार्ड कीन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, किस देश से थे भाई? कल तो करवाया था, याद करो, जे.एम. कीन्स, याद आया कुछ? जे.एम. कीन्स किसके जनक माने जाते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। कल नहीं करवाया था स्टार्टिंग के अंदर ही, मारे पढ़ जाना में पक्का होगा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक किसको माना जाता है? जे.एम. कीन्स को। माइक्रो का किसको माना जाता है? बताओ बताओ बताओ। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक है जे.एम. कीन्स, ये कौन थे? एक अंग्रेज थे, यानी इंग्लैंड से बिलोंग करते थे भाई। प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है एज इट इज पर्सन, ये एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर आया था भाई, ठीक है। सीजीएल 2024 के अंदर आया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। कल नहीं करवाया था यार, जे.एम. कीन्स करवाया था, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। ये हमारे किससे? मैक्रो इकोनॉमिक से बिलोंग करते हैं, कल भी करवाया था, ठीक है। और इंग्लैंड देश से संबंध रखते हैं भाई, ठीक है। चले आगे, आगे चलो। आया के करने लगे रहता हम कमेंट। एडम स्मिथ, वेरी गुड भाई। एडम स्मिथ हमारे किसके? माइक्रो इकोनॉमिक से बिलोंग करते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक का नाम था। आगे चलते हैं भाई, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करता तो उसे किसके रूप में जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है। अब जैसे मान लिया कोई भी सार्वजनिक चीज है भाई, गुप्त दान आया भाई, गुप्त दान आया भाई, गुप्त दान। रिंकी नारा ने भाई 40 रुपया गुप्त दान किया। गुप्त दान सबसे छोटा दान, इससे छोटा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। देखो भाई चीज बताता हूं आपको, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तु के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करता, अब जैसे आप बस के अंदर जाने लग रहे हो, मेट्रो के अंदर जाने लग रहे हो, आप वहां पर टिकट ना लो, ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे फ्री में ट्रैवल कर जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मुफ्त सवार बोलते हैं। सिंपल, बिल्कुल टुच्चा प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जब आप किसी पब्लिक चीज के लिए, ठीक है, कोई भुगतान नहीं करते, आजकल तो हमने देखा है, देखो किसी पब्लिक, तो हमारा टॉयलेट देखे, पब्लिक टॉयलेट मेट्रो के ऊपर या कहीं पर पब्लिक टॉयलेट देखे होंगे, कि बुरा हाल है, क्योंकि तुम्हारी खुद का पर्सनल नहीं है, ठीक है। पेशाब करे, पानी डालो ना डालो, ठीक है, वो फ्लश होया अगर उसने तार की ले जावे, टुंटी तोड़ दी, टुंटी तोड़ की ले गए, क्यों? खुद का नहीं है ना, पब्लिक सेक्टर का है, ठीक है। सार्वजनिक वस्तुएं हैं, ले जाओ पाड़ की, बेच दो, पैसे कमा लो, ठीक है। और खुद का पर्सनल तो कोई जमानो बाथरूम में दिन में 2 बार साफ करें, ठीक है, पेशाब भी ढंग से
सही जगह धार मारा है, आंडू बांडू की धार कौन मारा है, ठीक है। तो उस चीज का फर्क हुआ है, यानी मुफ्त सवार बहुत ज्यादा हो रहे हैं भाई, ठीक है। सबका अनुभव है, फ्री फंड का माल है, लूट लो, जितना लूटा जाओ लूट लो, ठीक है। तो ये दिक्कतें आती है हमारी किसके अंदर भाई, पब्लिक सेक्टर के अंदर मुफ्त सवार बोलते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। आगे चलते आगे देखो हमारे पास कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर का उद्योग कौन सा है बताओ भाई, पब्लिक सेक्टर का उद्योग का उदाहरण कौन सा है, अभी अभी करवाए थे, जैसे आपका एक था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो इसी टाइप से इन चारों में से बताओ कौन सा हमारा पब्लिक सेक्टर का, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। बताओ भाई कौन सा हमारा पब्लिक सेक्टर का, बताओ सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण पूछा है। डी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वेरी गुड ऑप्शन बड़ी कर दो। सीधी बात टाटा आयरन, टाटा की तो यार सीधी सी बात, टाटा तो एक ग्रुप है, यानी पर्सनल है उनका, ठीक है। उनका नो थोड़ी ना पब्लिक, थोड़ी ना सार्वजनिक, वो कितने आड़ा है कि तार की ले जाओ कि में, लेकिन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये कि हमारा पब्लिक सेक्टर है। सारे प्रीवियस ईयर के हैं, नो ना समझ लियो, गर्ता बना के ले रहा हूं, प्रीवियस ईयर में आया है तो इसलिए बोलता हूं पढ़ते रहना। भारत में निम्नलिखित में कौन सा भारत में निजी क्षेत्र का उदाहरण है, निजी क्षेत्र का भी बताया, टाटा आयरन पर्सनल है उनका, निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया करवाया था आपको, पब्लिक के अंदर आता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड हमारा ये उसके अंदर आता है, शायद संयुक्त के अंदर आता है, पब्लिक के अंदर आता है, ये संयुक्त क्षेत्र के अंदर आता है। ऑयल इंडिया हमारा संयुक्त के अंदर आता है, संयुक्त के अंदर आएगा। और संयुक्त के अंदर कौन सा था हमारा, मारुति वाला भी संयुक्त के अंदर था, तो ये लिख लो अलग से कॉपी में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ये भी हमारा पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये भी हमारा पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हमारा ये भी किसके अंदर आता है, पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। तो ये चीजें लिख लो भाई, पक्का आएंगे पेपर में, फिर रोओगे। आगे देखो क्या हमारा, निम्नलिखित कौन संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण आ गया हमारा, तो संयुक्त का कौन सा अभी पढ़ा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, किसके अंदर आता है हमारा, संयुक्त के अंदर आता है, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है, संयुक्त का मतलब जॉइंट सेक्टर। टाटा आयरन हमारा प्राइवेट सेक्टर है, स्टील अथॉरिटी हमारा पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, लिख लेना भाई ये। आगे चलते हमारा, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचारों पर केंद्रित, बौद्धिक गतिविधियों के ऊपर, यानी जो दिमाग के सारे काम करने हैं, ठीक है, नई नई चीजें लानी है, तो इसके ऊपर जो है कौन सा क्षेत्र है हमारा, बताओ फटाफट सी बताओ भाई। अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों पर डिपेंड करता है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड आंसर है सी कौन सा चतुर्थक क्षेत्र, वेरी गुड। क्वाटरनरी सेक्टर अभी नहीं करवाया, थोड़ी देर पहले, बौद्धिक का मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग हो, क्वाटरनरी सेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता, साइंटिस्ट जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे साइंटिस्ट हो, इसी क्षेत्र के अंदर तो आते हैं, ठीक है। कुछ नए विचारों की बात करें या फिर कोई डिसीजन मेकिंग हो तो वो किसके अंदर आता है, वो हमारा आता था क्वीनरी सेक्टर के अंदर। आज ही करवाएं दोनों के दोनों, क्वीनरी सेक्टर के अंदर वो चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। आगे चलें, आगे चलो, अगला कौन सा हमारा, राष्ट्रीय रक्षा, देश की रक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन किस प्रकार के सामान के उदाहरण, किसके, हमारे सार्वजनिक सामान है, ठीक है। सड़कें सार्वजनिक हैं, देश की रक्षा सारे सार्वजनिक सामान के अंदर आते हैं। आगे चलो, कौन सा हमारा, पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को डैश लोगों के बीच वितरित किया जाता है भाई। जो पूंजीवादी समाज है, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब हो गया हमारे पास प्राइवेट व्यक्ति, बताया नहीं था, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है प्राइवेट, मेरी पर्सनल चीज है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं उसको सोशलिस्ट तो सार्वजनिक हो गया। तो अगर कैपिटलिस्ट यानी मेरी पर्सनल चीज है तो मैं मेरे हिसाब से प्रोवाइड करूंगा, यानी लोगों की जरूरतों के आधार पर चीज थोड़ी ना प्रोवाइड करूंगा, मैं तो मेरी चीज के हिसाब से प्रोवाइड करूंगा, बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर, मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं इतनी चीजों का मतलब कि करवा सकूं उत्पादन, ठीक है भाई, मेरे अंदर इतनी चीज खरीदने की शक्ति है, मेरे अंदर इतनी चीज बेचने की शक्ति है, मैं अपने पर्सनल उसके हिसाब से करूंगा, ठीक है। क्रय का मतलब होगा क्रय विक्रय, यानी कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य याद होगा, ठीक है भाई। मैं अपनी कॉस्ट के आधार पर करूंगा ना, मेरा ब्योत कितना है,
ठीक है भाई, मैं कुछ भी काम करने लग रहा हूँ, हाँ भाई मेरे कैपेसिटी, भाई मैं 1000 रुपए का कोर्स बेच सकता हूँ भाई, इससे फालतू की नहीं भाई कैपेसिटी, ना इससे कम की कैपेसिटी, मिनिमम मेरे को इतना का तो बेचना पड़ेगा। ठीक है, और सरकारी है, सरकारी तो क्या हो रहा है, 100 रुपया में बेच दे, तो यही चीज है भाई, लोगों की जरूरतों के आधार पर नहीं, बल्कि जो मेरी कॉस्ट की कैपेसिटी उसके आधार पर मैं चीजें बेचूंगा। याद नहीं करा पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट कल इसीलिए करवाए थे। कैपिटलिस्ट का मतलब है भाई एक पर्सनल प्राइवेट सेक्टर की बात होने लग रही है। ठीक है, सोशलिस्ट की बात होती है हमारे यहाँ पर, तो वो पब्लिक सेक्टर होता है, उसके अंदर हम बोलते हैं लोगों की जरूरतों के आधार पर। ठीक, उसके अंदर हम ये बोलते। ठीक है, तो ये चीजें कल करवाई थी, इसीलिए तो करवाई थी, थोड़ा हाथ दिमाग लगाओ तभी बात बनेगी। द्वितीयक क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाती है? जो सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा, उसके अंदर सामान्यतः किस टाइप की गतिविधियां चलती हैं? उद्योगों को सहायता सेवाएं प्रदान करना, या फसलें उगाना और पशुधन पालना, फसलें उगाना पशुधन पालना द्वितीय के अंदर आता नहीं, प्राइमरी के अंदर आता है। कच्चे माल से तैयार उत्पाद बनाना, ये हमारा सेकेंडरी के अंदर आता है। बिल्कुल सही है, बस आगे चलो भाई। एटीएम बूथ, हमारा जो एटीएम बूथ है ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। ये आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? एटीएम बूथ हमारा किसके अंदर आता है? एटीएम, बैंकिंग, टीचिंग, सारे किसके अंदर आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, टर्सरी के अंदर आते हैं। चलो भाई आगे, बस कितने, 1 2 3 4, इसके बाद 3 प्रश्न हो रहे। आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक पिता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर किसको बोला जाता है? कल ही करवाया था, एडम स्मिथ को बोला जाता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक भी बोला जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक भी बोला जाता है, इकोनॉमिक्स का जनक भी बोला जाता है। इसके अलावा एक बुक भी थी इनकी, वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी किसकी बुक है? इन्हीं की बुक है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, कल करवाई थी, कल वाली क्लास के अंदर आप चेक भी मार सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास कौन सा है? परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आप किसी चीज को परिवहन करने लग रहे हो, ट्रांसपोर्ट करने लग रहे हो, आप किसी चीज का भंडारण करने लग रहे हो, उसको यहां पर रखने लग रहे हो, तो ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताओ फटाफट। चतुर्थ में कौन सा कहो भाई, कौन सा आता हुआ चतुर्थ में? एटीएम बूथ का हो गया चतुर्थ में, चतुर्थ में भाई। स्नैपडील का फैशन इतना डैजलिंग कि जो नजर जाए वही अटक जाए, के नजर अटक जाए, नजर अटक जाए, अटके अटके नजर अटक जाए। बी आया भाई, बी बहुत सारे सेवा क्षेत्र, तेरा दिमाग में कमी है। कितने सेवा क्षेत्र का नाम? कोई क्षेत्र है भी? सेवा क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है? कौन? तुम क्यों मारने लग रहे हो? सेवा कोई क्षेत्र को नहीं होता। क्षेत्र में आपको प्राथमिक क्षेत्र होता है आपका, प्राथमिक लिख दिया, प्राथमिक, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है, चतुर्थांक होता है, जो क्वार्टनरी बोलते हैं, और एक कविनरी होता है। बस 4 ही क्षेत्र, इसके अलावा कोई क्षेत्र है ही नहीं, सॉरी 5 क्षेत्र ही हैं। सेवा क्षेत्र कोई क्षेत्र ही नहीं होता। ये बात है। तृतीय क्षेत्र के अंदर टर्सरी में, ठीक है, आप किसी परिवहन करने लगे, यानी सेवा करने लगे, तरीके से किसी को सपोर्ट करने, तृतीय केंद्र आएगा। आगे चलते कौन सा है? इनमें कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण? सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण कौन सा है? रक्षा मामले, हाउस, हाउस तो पर्सनल होता है, सार्वजनिक में कहां से आएगा? तो ओनली रक्षा आएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा बस। रक्षा मामले किसके अंदर आते हैं? सार्वजनिक पब्लिक के अंदर आते हैं, हमारे पब्लिक सेक्टर का उदाहरण है। आगे चलो, निजी वस्तुओं के बारे में कौन सा विकल्प है? निजी वस्तुओं के लिए कौन सा विकल्प सही है? 4 ऑप्शनों के अंदर से देखो क्या हमारा। उपभोग में प्रतिद्वंदिता, बिल्कुल भाई, अगर आपकी पर्सनल वस्तु है कल पर लेना, उसके कोई प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है? आपका पर्सनल जो सेक्टर है उसके अंदर क्या, आप अगर उसको मतलब यूज करने के अंदर आपके अंदर प्रतिद्वंदिता जरूर आएगी कि हां भाई ना भाई मैं यूज करूंगा, ना भाई इसको मैं यूज करूंगा, है भाई मेरी पर्सनल चीज है। ठीक है, इसको रिवेलरस बोलते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को पढ़ती लिख देता हूं रिवेलरस। कल नहीं करवाया था रिवेलरस, प्रतिद्वंदिता स्पेस वाला। रिवेलरस कौन से? प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं। ठीक है भाई, इसके एक्सक्लूडेबल। ठीक है, तो यानी होता है बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर के अंदर। कौन सा विकल्प सही? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। दूसरा देख लो, गैर बहिष्करण, नॉन रिवेलरस, नॉन तो रिवेलरस तो पब्लिक सेक्टर होते हैं। नकारात्मक सीमांत लागत, नकारात्मक सीमांत लागत समझते हो? ये जो आपका प्रॉफिट हो, प्रॉफिट अगर आपका नेगेटिव प्रॉफिट भी हो जाता है आपका, तो भी आपको स्वीकार है। ठीक है, स्वीकार होगा नहीं, सरकार को स्वीकार, सरकार का करता लगा है, जनता का टैक्स नेगेटिव मतलब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राइवेट में तो आप अपना प्रॉफिट निकालोगे, तो ये कथन भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, बाकी हमारे गलत हो जाए। हो गए भाई पूरे 40 के 40 प्रश्न आपको करवा दिए भाई, जो कि आपका जो चैप्टर 1 है उसके भी आप पर थे। जो आपका पहला चैप्टर मैंने आपको करवाया था उसके भी आप पर थे, कुछ नए प्रश्न थे, जैसे आपका चतुर्थांक और हमारा